हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रोडक्शन फंक्शन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, आइसोक्वांट, रिजलाइन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपके वेरियस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, जैसे कि NTA नेट, PGT इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वेरियस अदर एग्ज़ाम आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्शन थ्योरी क्या स्टडी करती है? जैसे आपने इससे पहले कंज्यूमर थ्योरी को पढ़ा कि कंज्यूमर अपने वेलफेयर को, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, उसी तरह से प्रोडक्शन के केस में जो एक रैशनल प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहता है और अपना इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। So production theories determine how a rational producer make his production decision to maximize the profit in order to attain equilibrium। और जो एक प्रोड्यूसर का सोल मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, और ये जो प्रॉफिट होता है कंज्यूमर को, ये बेस्ड होता है वेरियस प्रिंसिपल पे। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये सारी हमने कहानी पढ़ ली कि हमें प्रोडक्शन थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन थ्योरी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। एक हम प्रोडक्शन थ्योरी में या प्रोड्यूसर थ्योरी में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम जो आउटपुट का है उसका फिज़िकल पार्ट स्टडी करते हैं। और फिज़िकल पार्ट मतलब किसी गुड्स और सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है वो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं। और उस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसमें हम मोनेटरी साइड देखते हैं प्रोडक्शन की। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में देखते हैं हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि जो आपने आउटपुट प्रोड्यूस करना है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितने इनपुट्स यूज़ किए, इन दो के बीच रिलेशनशिप बताता है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड फाइनल आउटपुट। कई बार आपसे अगर MCQ में क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि फाइनल आउटपुट होता है या सिर्फ आउटपुट होता है, तो यहाँ आपने ध्यान रखना है ये होता है फाइनल आउटपुट। स्पेसिफाई हाउ मच यूनिट ऑफ डिफरेंट इनपुट्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। हमें प्रोडक्शन फंक्शन से ये पता चलता है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके लिए कितने यूनिट्स चाहिए इनपुट्स के। और प्रोडक्शन फंक्शन की एक अजम्पशन है कि इसमें हम जो टेक्नोलॉजी का लेवल है उसको कांस्टेंट मानते हैं। मान लीजिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अप्रिशिएट कर जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो सेम लेवल ऑफ इनपुट्स है उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। देखिए, इफ़ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अप्रिशिएट मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट increases with same input combination।
एक बार मैंने क्वेश्चन इस तरह से भी देखा था कि टेक्नोलॉजी अगर अप्रिशिएट करती है तो प्रोडक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट में इंक्रीज़ होता है हमारे सेम इनपुट कम्बिनेशन से। अगर हम टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हॉरिजन, मतलब अगर समय के आधार पर हम अपने उत्पादन फलन को अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो दो तरह का होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन दीर्घकालीन उत्पादन फलन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो एक यूनिट है, एक इनपुट है, वो कांस्टेंट होता है और बाकी फैक्टर और प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। हमारे पास लेबर और कैपिटल दो फैक्टर है और दो फैक्टर में से एक को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और इसे कांस्टेंट क्यों माना गया? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, शॉर्ट रन में है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने कैपिटल या मशीनरी को इंक्रीज कर सके। देयरफॉर द कैपिटल इज कांस्टेंट हेयर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। हमारे पास इतनी कैपिटल, इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इतना टाइम होता है कि हम अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने प्रोडक्शन को ऊपर नीचे या घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन कैसा दिखता है, इसमें जो ये बार है यहाँ पे हट जाती है क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल हेयर। और अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हमें स्टडी करना होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब होता है कि जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन के साधनों को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं तो आउटपुट किस प्रपोर्शन में बढ़ता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स। अगर हमारे पास कुछ एक फैक्टर फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल है तो हमारा जो प्रपोर्शन है वो चेंज होता है और उस चेंज होने की वजह से हमें आउटपुट में भी चेंज होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर्स। अब कुछ फीचर्स है प्रोडक्शन फंक्शन की, जैसे हमने पीछे भी देखा कई बार हम फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करने के कैपेबल होते हैं। मतलब अगर हम रेशो की बात करें लेबर और कैपिटल की तो हम इनको घटा बढ़ा सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा प्रपोर्शन चेंज हो जाता है। जब ये प्रपोर्शन चेंज होता है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। पहले आउटपुट बढ़ता है बढ़ती रफ्तार में, फिर आउटपुट कांस्टेंट रफ्तार में, कांस्टेंट पेस में बढ़ता है, फिर आउटपुट घटती रफ्तार से बढ़ता है। तो ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जहाँ पर आपके पास होगी तो वो होगा प्रोडक्शन फंक्शन आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और रिजल्ट होगा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कॉम्प्लीमेंटरी है, इफ़ मतलब हमें ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास है कि एक फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट या मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट को अटेन के लिए करने के लिए हमें मिनिमम लेबर और कैपिटल का यूज़ करना ही करना है। मान लीजिए आपको एक स्वेटर बनाना है, आपको स्वेटर बनाने के लिए एक मशीन चाहिए और एक कैपिटल चाहिए और एक लेबर चाहिए इस मशीन पर काम करने के लिए। तो हो गया ना ये फिक्स्ड प्रपोर्शन और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। बिना मशीन के आदमी काम नहीं कर सकता और बिना आदमी के मशीन काम नहीं कर सकती। The production factors are complementary to each other. No production can take place if the quantity of any input is 0. The returns to scale exist due to complementary feature of production function.
एक होता है स्पेसिफिकेशन. इट एम्प्लाइज दैट इनपुट आर स्पेसिफिक टू द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट्स. सिंस इनपुट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, सो देयर मे नॉट बी अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन. जैसे कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है जिसके लिए आपको स्पेशल लेबर की ज़रूरत होती है, एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, एक पर्टिकुलर मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो उसे हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें सबसे पहले है लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन, और इसे हम फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो लेबर और कैपिटल है उसका फिक्स्ड प्रपोर्शन यूज़ करना होता है, और इनको हम एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लेबर की जगह हम कैपिटल यूज़ करें या कैपिटल की जगह हम लेबर यूज़ करें. इट इज़ रिगार्डेड एज लिमिटेड केस ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मतलब हम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक दूसरे के स्थान पर यूज़ नहीं कर सकते. और जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन होता है Q इज़ फंक्शन ऑफ L एंड K इफ़ यू हैव ओनली टू फैक्टर प्रोडक्शन दैट आर लेबर एंड कैपिटल. ओके, तो लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन की सूरत इस तरह की हो जाती है. QL इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ L कॉमा के. यहाँ पे 1/6 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी 1/6 रिक्वायर्ड है. जैसे ये दूसरे केस में हमारे पास जो कैपिटल की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 2 और लेबर की रिक्वायरमेंट है 3, इसीलिए इसे ऐसा लिखा गया है. और जो फॉर्म होती है लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन की वो इस तरह की होती है QKL इक्वल टू मिनिमम AKBL. अब जो यहाँ पे A है ये कांस्टेंट को डिनोट करता है, जैसे इस केस में ये 2 था और 3 था. ओके, A firm featured with this production function will always operate along the ray where ratio K/L is fixed at B/A, and any point of operation other than the vertex of isocont would inefficient. इस लाइन का मतलब होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो एक कॉर्नर सोल्यूशन में काम करेगा. ऐसा वो क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये आपके पास आइसोकॉन्ट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप कर रहे हैं 2 लेबर का यूज़ और 3 कैपिटल का यूज़, और आपको प्रोडक्शन मिल रहा है 6 यूनिट का. अगर आप यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं, ये 3 कैपिटल का यूज़ करते हैं और मान लीजिए 4 आप लेबर का यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपका प्रोडक्शन 6 ही होगा. तो इसीलिए बेहतर है आप कम इनपुट में वो सेम लेवल अचीव करें. इसीलिए ये ऐसा होता है कि ये वर्टेक्स पे होता है, कॉर्नर सॉल्यूशन इसमें होता है. बिकॉज K/L इज़ कांस्टेंट, कैपिटल लेबर रेशो इज़ कांस्टेंट, सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 0. ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता है. It reflect constant returns to scale for linear Leontief production function and reflect increasing or decreasing returns to scale for non-linear. देखिए जो ये वाला है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1. अगर ये वैल्यू 2 हो जाती है, ये 2 हो जाती है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन नॉन लीनियर हो जाएगा और हमें दिखाएगा ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ओके, अब मान लीजिए इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2, तो ये हमें दिखाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है, ये जो कैपिटल और लेबर है इनकी वैल्यू
एक है, लीनियर है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न दिखाएगा, और अगर इसकी वैल्यू 2 या 1 से कम है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न इस केस में और डिक्रीजिंग रिटर्न इस केस में दिखाएगा। तो ये था आपका लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसको एक बार फिर से सुन सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन है वो है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। हमने क्या पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन में? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K और L। तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ये फॉर्म जब हम लिखेंगे तो हमारा होगा लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, और इसमें आइसोकॉन्ट की शेप होगी स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये हमें बताएगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमेशा। और इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि इसमें हम लेबर को और कैपिटल को एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, और इसमें सब्स्टिट्यूशन विदाउट एनी लिमिट पॉसिबल होता है। तो ये था आपका लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे टफ टॉपिक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये किसने दिया था? चार्ल्स कॉब और पॉल डगलस ने इन 1928। हमने क्या पढ़ा? प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ KL। अब इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में A K अल्फ़ा, या हम इसको A भी लिख सकते हैं, और L B या 1 माइनस अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे जो ये A है ये डिनोट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को या टेक्नोलॉजी को, जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन की ये अजम्पशन है कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। और इसकी एक और अजम्पशन है कि जो जैसे ये लेबर है तो ये होमोजीनियस लेबर है, कैपिटल है तो ये होमोजीनियस कैपिटल है, और आइसोक्वेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शनल फॉर्म। अच्छा, इसमें आइसोक्वेंट की शेप कैसी होती है? इस तरह की, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। और अगर हमें पता करना है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमें कौन सा रिटर्न मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है A और B की वैल्यू पर। अगर A प्लस B 1 आता है तो ये होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर A प्लस B इज़ ग्रेटर देन 1 implies increasing returns to scale. A plus B is less than 1 implies decreasing returns to scale. अब जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसका मैंने 2-3 बार जिक्र किया है, उसका फॉर्मूला एलन ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन KYL रेशो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये होता है स्लोप किसका? आइसोक्वेंट का। और जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे dQ/dL, मतलब आउटपुट में कितना चेंज होता है लेबर की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय dQ डिवाइडेड बाय DK, आउटपुट में कितना चेंज होता है कैपिटल की वजह से। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन KYL, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये है परसेंटेज चेंज इन MRTS का। और जब हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को इसमें डालेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आपको याद रखना है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसमें हम जो लेबर और कैपिटल है उनको एक लिमिट तक एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको इसका
इसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि ये 1 कैसे आया, तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। जैसे पहले हम लेबर का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1 माइनस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और ये आएगा एवरेज प्रोडक्ट, और फिर हम कैपिटल का निकालेंगे तो ए बाहर आ जाएगा और फिर आ जाएगा क्यू बाई के, और नीचे भी इसी तरह से, और ये बाकी आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये सेम है बिल्कुल, तो इसीलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आती है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। अगर हम इसका लॉग लेते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो इसकी लॉग की फॉर्म ये है, log q इक्वल टू log a प्लस a log k प्लस b log l, where a is elasticity of output with respect to capital and b is elasticity of output with respect to labor। अगर हमें ये पता करना है कि आपका कैपिटल आउटपुट में कितना चेंज करेगा और आपका लेबर आउटपुट में कितना चेंज करेगा, तो उसका फॉर्मूला ये है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। तो इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल होता है A और इलास्टिसिटी ऑफ लेबर होगा B। अगर हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को माने KALB, तो इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल होगा A, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर होगा B। इफ़ वन ऑफ द फैक्टर इज ज़ीरो, द आउटपुट विल बी ज़ीरो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि हम किसी को भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट ज़ीरो आ जाएगा। द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट लॉग लीनियर मॉडल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर फंक्शन ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर हमें ये जानना है कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर की वजह से कितना चेंज आया, कैपिटल की वजह से कितना चेंज आया, तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि हमें जो कोएफिशिएंट है इसके, उससे पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 माइनस ए की वैल्यू है 0.33, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1% इंक्रीज़ करते हैं कैपिटल में, तो उस कैपिटल में इंक्रीज़ होने की वजह से आपके आउटपुट में इंक्रीज़ होगा 0.33 का। इसी तरह से मान लीजिए आपके लेबर के कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.66। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर में 1% इंक्रीज़ करने से आपका आउटपुट चेंज होगा 0.66 से। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इंडिविजुअल लेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये बताता है हमें डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पर जब हम इसको कंबाइंड करके लेते हैं तो हमें ये बताता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब अगर 1% चेंज करते हैं हम इनपुट में, तो हमारा आउटपुट भी 1% से इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर आप जानेंगे कि अगर आप कैपिटल को 1% से इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट कितने से इंक्रीज़ होगा, जितनी उसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी। अब आपने जो अभी तक पढ़ा वो सारा एक ही स्लाइड में दिया गया है। ये आपका है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं लीनियर में, Q इक्वल टू ए के प्लस बी एल, और लियोनटिफ में Q इक्वल टू मिनिमम ए के बी एल, और कॉप डगलस में Q इक्वल टू ए के अल्फ़ा एल बीटा। स्लोप और मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एल एंड के होता है -b/a। इसमें स्लोप 0 होता है क्योंकि ये इस एल शेप का होता है और इसमें कंटिन्यूसली फॉल करता है इसका स्लोप। और नेचर ऑफ स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट
डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसमें होता है नेचर ऑफ स्लोप 0 और डिमिनिश करता है। ये दोनों वैसे एक ही बात थी। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इधर इनफाइनाइट होता है क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है लेबर को कैपिटल की जगह और कैपिटल को लेबर की जगह यूज़ करने की, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है एक दूसरे की जगह यूज़ करने के, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ 0। यहाँ पे हम कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, हमें जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा देगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और अगर हमारे पास ये लीनियर होगा तो होगा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अदरवाइज अगर ये नॉन लीनियर होगा तो होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये फॉर्मूला है रिटर्न्स टू स्केल निकालने का। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है, ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस है, ये लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन का केस है। और इसमें क्या होता है, पैरेलल होते हैं, जैसे ये आइसोकेंट 1 हो गया, ये पैरेलल होंगे इस तरह से, ठीक है, और ये होंगे एल शेप, और ये होगा इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अभी तक हमने ये 3 प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और आइसोक्वेंट से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें हम इस सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें आपका रिज लाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।